चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारा तो कल हमने कौन सा कर लिया था? मार्च 2024। अब हम करने जा रहे हैं जुलाई 2024। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव के अंदर ये रिएक्शन आप लोग को मालूम है बच्चों? कौन सा रिएक्शन है ये? ठीक है, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी। फर्स्ट क्या, इन मॉडर्न प्योर टेबल नॉन मेटल, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका, एमसीक्यू। नॉन मेटल कौन से ब्लॉक में होता है? पी ब्लॉक ही आपका ऐसा लौता ब्लॉक है चारों में से जिसमें नॉन मेटल होता है, और इवन मेटलॉइड भी होता है। क्या होता है? बाकी सारे में एफ ब्लॉक में देखोगे, एस ब्लॉक में देखो, डी ब्लॉक में देखोगे, आपको मिलेगा मेटल। क्या मिलेगा? तो अगर ऐसा बोलेगा कि मेटलॉइड किस में होता है तब भी ध्यान रखो, या ऐसा बोलेगा कि ऐसा ब्लॉक का नाम बताओ जिसके अंदर सारे ट्रेडिशनल एलिमेंट होते हैं, तब भी पी ब्लॉक होगा। अरे समझ आ रहा है? पी ब्लॉक ऐसा है जिसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है। समझ आ रहा है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो पी ब्लॉक आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा ये वाला रिएक्शन अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? अच्छा, चैप्टर नंबर 8 में आप लोग ने मेटलर्जी के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है? जब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे। और ऐसा होता भी है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या होगा? है ना, डोमिनेंट रहेगा। तो कम ताकतवर वाले को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? उसकी जगह से हटा देगा। तो ये जिंक क्या करेगा? ये कॉपर को लात मार के भगा देगा और कॉपर की जगह आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और आपका कॉपर क्या हो गया बेचारा? अलग हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सुनो, क्या इसका उल्टा अगर एग्जाम में आपको दे देगा तो क्या रिएक्शन होगा? फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है आपके पास, इसके अंदर आपने कॉपर डाल दिया। क्या डाल दिया? तो क्या ये रिएक्शन होगा? बोलो। नहीं होगा। रीजन बताओ। बराबर। तो कॉपर इसको, जिंक को अपनी जगह से हटा नहीं सकता है, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन रिएक्टिव है कौन? तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कहां पर है रिएक्टिविटी सीरीज? चैप्टर नंबर 8 में है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिसाइड करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, याद रखो, कैटरीना ने, ठीक है, नहीं, ली कार मंगाई, ऑल्टो, जैन, फरारी, सुन के, परवीन बॉबी, क्यों हो गई एंग्री आंटी। समझे? तो अगर इसमें देखना रिएक्टिविटी सीरीज ये कैसा है, ऊपर वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे जैसे डाउन आते रहेंगे आपका रिएक्टिविटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अगर देखो यहां पर कंपैरिजन किसका चल रहा है, ये वाले में जिंक और कॉपर का, कौन ऊपर है, जिंक या कॉपर? जरा चेक करो, जिंक और ये रहा कॉपर। तो जो ज्यादा ऊपर रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, इसलिए यहां डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर मैंने ऐसा रिएक्शन दिया तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर और जिंक में कंपेयर को कॉपर जो है आपका लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव को अपनी जगह से हटा नहीं सकता है। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके आपको एरो करके दे दिया यहाँ पर, ब्लैंक करके, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे एक ऑप्शन क्या होगा कि आपका कॉपर सल्फेट बनेगा और जिंक अलग हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे दिया हुआ है कि वो एक ऑप्शन में लिखा है नो रिएक्शन। क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। समझे? ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, ऐसा घुमा के पूछ सकता है। तो खैर यहाँ पर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछा है आपको। तो दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर, कल हम लोग ने देखो एक पावर किया था, वो लेंस का पावर था, उसका यूनिट डायोप्टर होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पावर पूछेगा तो वाट लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। समझे? ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन अगर बदल के ऐसा पूछता कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो डायोप्टर हो जाता। समझ गए? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये वाला तो अपन ने कल ही बात किया था।
वी कैन सी सन इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो द हॉरिजॉन बिकॉज ऑफ व्हाट? कहानी बताया था ये, देखो रिपीट कर दिया ये, जो मतलब मार्च में पूछा था वो जुलाई में रिपीट किया। ओके, नेक्स्ट। ओके, क्या बोला? प्रोपेन इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। तो यहां पर क्या बोला है? डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? प्रोपेन। तो जो आपका एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होता है ना, उसका प्रोपेन वन ऑफ द कंपोनेंट है। एलपीजी के बारे में पढ़ा है आप लोग ने? हाँ, पूरे कंपोनेंट लिख लो उसके। अगर एक मिनट, आइसोब्यूटेन लिखो इसका। हाँ, आइसोब्यूटेन, प्रोपिलीन और ब्यूटिलीन। ब्यूटेन, हाँ, आइसोब्यूटेन हो गया, प्रोपिलीन हो गया, ब्यूटिलीन हो गया, बराबर। ये देखो, ये सारे कौन है? कंपोनेंट ऑफ एलपीजी है। एलपीजी सिलेंडर सबके घर में होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है। सुने यहां पर, इसके अंदर सिर्फ एक गैस नहीं होती है, इनका मिक्सचर होता है। प्रोपेन भी रहेगा उसमें, ब्यूटेन भी रहेगा, आइसोब्यूटेन भी रहेगा, प्रोपिलीन भी रहेगा, ब्यूटिलीन भी रहेगा। समझे बात को? आप इनमें से कोई भी एक लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो डैश इज द कंपोनेंट ऑफ कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। तो प्रोपेन लिख दो, ब्यूटेन लिख दो, ये सारे बता दिया मैंने, कोई भी लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यही क्वेश्चन कहीं और भी पूछ सकता है आपको, तो अभी यहां पूछा है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट, कोरिलेशन वाला क्वेश्चन। अच्छा, ब्रास मालूम है क्या होता है आपको? हाँ, एक अलॉय है, ठीक है, पीतल। ये दुनिया पीतल दे, है ना, पीतल पीतल। तो कॉपर और जिंक का होता है, ये किसका अलॉय होता है? कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है और ब्रास बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही हमारे पास कौन होता है? पीतल की तरह ही रहता है ये भी, ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये किसका होता है? कॉपर और टिन का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। और कोई अलॉय पता है आपको किसका होता है? वेरी गुड, 3, आयरन, क्रोमियम और कार्बन, बराबर। और कोई? और कोई? और कोई अलॉय पता है आपको? अच्छा, अमलगम क्या होता है? बोलो बोलो। कुछ भी बोलता है रे। व्हाट इज अमलगम? मर्क्यूरी को नहीं बोलते। हाँ, अच्छा, इफ देखो अलॉय जब बनाते हो, इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, मतलब अलॉय में जब आप अलॉय बनाते हो, दो या दो से ज्यादा मेटल नॉन मेटल लोगे, अगर उसमें एक आपका मर्क्यूरी है तो इस अलॉय का नाम अमलगम होगा। अलॉय कौन होगा? तो व्हाट इज अमलगम? इफ वन ऑफ द मेटल इन अलॉय इज मर्क्यूरी, अलॉय के अंदर एक मेटल अगर आपका कोई मर्क्यूरी हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमलगम बोलते हैं। याद रखिएगा, डेफिनेशन अच्छे से करिए। मेरे ख्याल से एकदम लास्ट लाइन में शायद लिखा है आपको अमलगम की, समझ आ रहा है? एकदम लास्ट, इसमें चैप्टर के एकदम एंडिंग में शायद। अच्छा, खैर ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड हम लोग ने बात कर लिया। तो ब्रॉन्ज क्या है भाई? कॉपर और जिंक का या टिन का होता है। ब्रास जो है वो किसका होता है? कॉपर और जिंक का। चलो ट्रू फॉल्स बात करते हैं। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, अरोमा। हाँ, लेकिन अभी एक चीज बात करो, जरूरी नहीं है कि क्या नाम है, अरोमा रहे तभी। यहां पर जो है ना, अभी हम लोग एरोमेटिक उनको भी बोलने लगे। एरोमेटिक को बोलने के लिए यहां पर क्या होता है, कंडीशन क्या बोल देते हैं? ऑल्टरनेट सिंगल डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट सिंगल डबल। अब आपको मालूम है बेंजीन में, आपको पता है ये बेंजीन कैसे बनाते हो आप बताओ मुझे? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे बना देते हो, ठीक है? या पूरा में अभी इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं करते, लेकिन आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया गया वो दिखाया हुआ है ना। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये बनाने के लिए भी आता है, हाँ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
तो आप बेंजीन के बारे में आया है तो और भी चीज़ें जान लो, आप प्रैक्टिस कर लो। देखो बेंजीन का अगर फॉर्मूला पूछूँ ना, सबको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? यस यस यस, अब आया तो पढ़ लो भाई, C6H6। देखो इसके अंदर याद रखना, कार्बन भी छक्का होता है, हाइड्रोजन भी छक्का होता है, याद रहेगा हमेशा आप लोग। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन दोनों 6 6 रहते हैं, क्लियर है बात? अच्छा, अब 6 कार्बन को कैसे एडजस्ट करते हैं? रिंग फॉर्म में एडजस्ट होता है ये। 1 2 3 4 5 6 ऐसे अरेंज कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कहीं पर भी स्टार्ट करो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हो गया। अब सुनो, हर एक कार्बन से एक एक बॉन्ड बाहर निकालो, हर एक कार्बन से, और यहां पर हाइड्रोजन लगा दो। क्या लगा दो? हो गया ये, आपने बना दिया C6H6। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है अभी, अभी क्योंकि बॉन्ड लाइन वगैरह आपको नहीं सिखाया गया, तो आपको यही वाला दिया है और यही एग्जाम में बना के आना है। समझ आ रहा है? इसको डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश स्ट्रक्चर, जो कि रिंग फॉर्म में दिया हुआ है। तो बेंजीन क्या बनाता है? रिंग बनाता है, बेंजीन रिंग भी बोला जाता है इसको, याद रहेगा सभी बच्चों को। C6H6 कैसे बनाओगे? 6 कार्बन एडजस्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन कार्बन के बीच में ऑल्टरनेट सिंगल डबल खेल लो। आप बोलेंगे सर इधर पे सिंगल और इधर डबल ऐसे कर दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक सिंगल दूसरा डबल। फिर कार्बन से एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के क्या कर दो? हाइड्रोजन बना दो। कर लोगे? बिना देखे अभी बना सकते हो सभी बच्चे? चलो एक बार बना दो, सिर्फ फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं, चलो एक बार ड्रॉ करके बताओ फटाफट से, रफली बहुत आसानी से 2 मार्क कमा लोगे आप। 6 कार्बन कैसे एडजस्ट करो, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस। अच्छा एक बात ध्यान है, कार्बन का 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, कार्बन का अगर कहीं पर 5 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो गलत हो गया आपका। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, जिसमें भी ये सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। तो बेंजीन में है कि नहीं है? तो एरोमेटिक है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो सही है गलत है? बराबर, ट्रू। हाँ, चलो चलो, फाइंड द ऑड वन आउट। मायोपिया डिफेक्ट है, प्रेस बायोपिया डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है, लेकिन रेटिना ये आंख का पार्ट है, स्क्रीन ऑफ द आई, तो यही तो ऑड हो गया ना, खत्म। समझ आ रहा है? रीजन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि शुरुआत के 3 आपके कौन है? डिफेक्ट्स हैं, और ये क्या है? पार्ट ऑफ द आई, खत्म। ठीक, चलो चलो, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो? बच्चों ये बहुत ही आसान सवाल यहां पर पूछ लिया हमसे। देखो पहले मैं आपको समझाता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये आपका ग्लास स्लैब है, कौन है ये? ग्लास स्लैब है। यहां पर आप एक नॉर्मल बना दो। नॉर्मल क्या होता है? एक आपने लाइन ड्रॉ किया हुआ बस, समझ आ रहा है? इमेजिनरी नहीं, हम लोग इसको पेपर पे रख के ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहां से आपने क्या किया, एक टॉर्च, ये लेजर लाइट लेके आप लाइट यहां पर इंसिडेंट कर सकते हो। ये वाली रे कौन सी होती है? इंसिडेंट रे। हाँ, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अच्छा, ये बाहर एयर मीडियम है या वैक्यूम है और ये ग्लास में जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो बेंड कहाँ होता है पहले बताओ? रेरर टू डेंसर, तो ये ऐसे बेंड होगा, इसको जाना चाहिए ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। ये वाली रे का नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, वेरी गुड। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, समझ गए? अच्छा, तो अब एक बात समझो कि अगर आपने क्या किया बच्चों, आप लोग ने अगर रूल पढ़ा होगा, तो अगर आपने रे को ठीक है, रे को अगर हम लोग ऐसे लेकर आते हैं, ऐसे, तो अब ये वाली रे ऐसे आ रही है तो कितना एंगल बना रही है? 0। ये रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर अलोंग दी नॉर्मल आती है रे, इंसिडेंट रे, तो कैसे जाएगी ये? जैसे आई है वैसी जाएगी ना, तो मतलब ये सीधा सीधा ही जाएगी, क्योंकि उसको बेंड किधर होना था? टूवर्ड्स नॉर्मल। अब नॉर्मल की तरफ ही है तो कहाँ बेंड होएगी? तो अलोंग दी नॉर्मल ही चली जाएगी। तो मतलब अगर एंगल ऑफ आई आपका 0 है तो ये जो आर बन रहा है, आर, ये भी क्या हो गया? 0 हो गया, खत्म। ध्यान रखो, अगर आई 0 तो आर भी 0। क्लियर होता है सबको? ओके,
ध्यान दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज जीरो। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो जीरो। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अभी क्योंकि यहां पर अपन आए हैं तो बात कर लेते हैं। ये जब रे बाहर निकलेगी, ये वाली रे का नाम क्या है? इमर्जेंट रे। अच्छा, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये वाली रे को अगर मैं पीछे लूंगा ना तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। देखो, तो ये तीन रे आपके पास, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, इमर्जेंट, इन तीनों में से कौन एक दूसरे के पैरेलल है? वेरी गुड, इस पे भी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। समझ आ रहा है? तो कौन पैरेलल होती है? इंसिडेंट और इमर्जेंट रे एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है। बस लेटरली थोड़ा सा खसक गई, अगर आप देखोगे तो ऐसे जा रही थी, थोड़ा सा ऐसे खसक के आप जा रहा है, लेकिन जा रहा है पैरेलल। ठीक है, चलो खत्म। तो इससे कनेक्टिंग मैंने चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको। अच्छा, इधर क्या कह रहा है बच्चों अपने को? नेम द टू एप्लियंसेस ऑफ टू एप्लियंसेस विच वर्क ऑन। एप्लियंसेस क्या होता है? हाँ, मतलब आपका कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा जो उस पर काम करे। ठीक है। तो वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब उसमें से जब करंट जाता है तो वो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसमें से करंट जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो यहां पर कौन है? तो अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक मोटर आपको मालूम है, करंट पास करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो फिर गोल गोल घूमने लगता है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद आ रहा है? हाँ। तो ये कौन हो गया? एक तो हो गया इलेक्ट्रिक मोटर, और क्या लिखोगे? फैन, इलेक्ट्रिक फैन। दो ही बोला ना उसने, समझ आ रहा है? वो जनरेटर ईएमआई पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। समझ आ रहा है? मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड में जब तार को घुमाते हो तो करंट पैदा होता है। समझ आ रहा है? ऐसा है, उल्टे इस पे काम करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर और क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड खत्म। अच्छा, गिव साइंटिफिक रीजन। आ जाओ साइंटिफिक रीजन पे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग ने ये वाला कई मरतबा पढ़ा होगा कि सोडियम को जो है ना केरोसिन में डुबा के रखते हैं। क्यों डुबा के रखते हैं आपको मालूम है? क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में जब आता है तो बहुत ही तेजी से रैपिडली रिएक्ट करता है, विगरसली रिएक्ट करता है और हीट निकालता है। मतलब इतना तेज रिएक्ट करता है कि ये क्या करता है? हीट फॉर्म में एनर्जी निकालता है। समझ आ रहा है? यानी आग लग जाएगी इतना तेजी से। देखो, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, आप लोग को मालूम है कि भाई कहीं आग लगती तो पानी डालते हो। यहां सोडियम के ऊपर पानी डाल दोगे ना तो आग लग जाएगी। आ रही बात समझ में? तो अब इसको एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से बचाने के लिए या वाटर से बचाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं? केरोसिन में डुबा के रखते हैं। समझ आ रहा है? तो केरोसिन केरोसिन क्या करता है? इसको ऑक्सीजन या मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन या वाटर से रिएक्ट करने से बचाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो ये क्वेश्चन आंसर तो याद ही कर लोगे, आपने पढ़ा भी होगा इसको, तो अच्छे से जरा प्रिपेयर कर लीजिएगा इसको। हाँ, अभी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप मालूम है? वॉच रिपेयरर वाला, इससे पहले वाले में भी कुछ आ चुका है ऐसा? नहीं, कुछ तो था टॉपिक वहां पर आपने डिस्कस किया था। हाँ, उसमें लेंस पूछा था कि कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। तो कॉन्वेक्स, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। मालूम है नहीं मालूम है? तो ये क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जो वॉच रिपेयरर है वो क्यों क्या नाम है, सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करता है उसको? क्योंकि वॉच के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब उनको क्या है, फिट करना है उसको, बराबर है? तो ऐसा सादा आंख से डायरेक्ट देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा किधर पे। तो वो क्या करता है, ऐसे पहन लेता है तो उसको चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती है, फिर वो बराबर से काम कर सकता है ना, बराबर। अच्छा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों नहीं इस्तेमाल करता है? कंपाउंड में क्या हो जाएगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो आंख से नहीं दिखाई देते। अब ये तो आंख से दिखता है लेकिन छोटा होता है, तो सिर्फ मैग्नीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप सुनो, सिंपल माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस, इससे पहले वाले इसमें भी कवर हो चुका है, और इसका फोकल लेंथ छोटा रहता है। ये एक क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट जिसको आप देखोगे उसका एक वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा और एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा। ठीक है, और बिगर इमेज देन ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उससे काफी बड़ा। अच्छा, आप लोग ने 6 कंडीशन पढ़ा है लेंस के अंदर, 6 कंडीशन पढ़ा है लेंस में, 6 कंडीशन, लेंस में 6 कंडीशन। उसमें जो लास्ट वाली कंडीशन है ना, उस पर ये काम करता है। लास्ट वाली कंडीशन वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है ना, शुरुआत के 5 में कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, और वो रियल रहते हैं पांचों।
और छठा वाला आपका कैसा होता है, वर्चुअल होता है लेकिन सीधा होता है, ये इन्वर्टेड नहीं होता है, बराबर है। तो 6 कंडीशन पे काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। इट एनेबल स्मॉल पार्ट ऑफ वॉच टू बी मैग्नीफाइड 20 टाइम्स, याद रखिएगा ये कितना गुना बढ़ा देता है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को 20 गुना बड़ा कर देगा, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखाई दे। देयरफॉर वॉच रिपेयरर यूज सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, स्पेस डेब्रीज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेस डेब्रीज आप लोग ने चैप्टर नंबर 10 में लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म होता है, लास्ट पैराग्राफ है। स्पेस डेब्रीज क्या है, आपने, हाँ स्पेस में देखो आपने क्या किया, बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए, बराबर, सब छोड़ दिया आसमान में, बराबर है। अब बहुत पुराने पुराने भी है जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, या मतलब किसी कारण से किसी से टकरा के टूट फूट गए, तो उनके पार्ट्स या वही सैटेलाइट जो बंद सैटेलाइट अभी भी स्पेस में घूम रही है, बराबर। बहुत सारी सैटेलाइट अभी तक तो हर देश ने लॉन्च कर दिया है, और बहुत सारे पुराने पुराने वाले बंद भी हो गए या कुछ टूट गए हैं, समझ आ रहा है। तो वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट है ना। अभी अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं, आगे चल के बहुत और भी लॉन्च करेंगे, तो स्पेस में सिर्फ आपको कोई उड़ना जाएगा, ठीक है, आपको कचरा कचरा ही दिखाई देगा वहां पर, नहीं आ रही बात समझ में। तो इसको जो है ना मैनेज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू मैनेज द स्पेस डेब्रीज। स्पेस डेब्रीज, डेब्रीज का मतलब होता है वेस्ट, किसी को नहीं पता है तो नोट करो। स्पेस डेब्रीज, स्पेस में जो भी बंद सैटेलाइट या और उसके कुछ पार्ट्स हैं उनको वेस्ट बोला जाता है, डेब्रीज बोला। इंक्लूड नॉन फंक्शनल सैटेलाइट, जो सैटेलाइट काम नहीं कर रही है वो भी डेब्रीज है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ दी लॉन्चर, लॉन्चर जो आप जिस पे बिठा के सैटेलाइट को ले जाते हो ना, उसके पार्ट जैसे डिटैच कर देते हो तो कुछ वहीं रह जाता है, बराबर, तो वो ड्यूरिंग द लॉन्चिंग। ब्रोकन पार्ट्स जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट, मान लो एक सैटेलाइट किसी दूसरे से टकरा गया तो उसके कुछ टुकड़े, ठीक है। और एनी अदर नॉन फंक्शनल फंक्शनिंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, स्पेस डेब्रीज। जैसे शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपको, हाँ। दिस डेब्रीज कैन बी हार्मफुल टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अच्छा, ये किसके लिए नुकसान, हम तो जा नहीं रहे वहां पर, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट है जो फंक्शनल है ना, नहीं है, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट है जो काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो है ना कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, फोन पे बात करते हैं, हेलो सिग्नल जाता है सैटेलाइट में, सैटेलाइट से फिर उधर, बराबर है। तो बहुत सारे फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं जिससे टकरा के उसको भी क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है। तो इट कैन कोलाइड विथ सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट एंड डैमेज देम, समझ में आ रहा है, तो उनको डैमेज कर सकता है, तो इसीलिए हमको इसको मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिकली वाइटल सैटेलाइट लाइक टेलीकॉम, वेदर, नेविगेशन, ब्रॉडकास्ट एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए, नहीं बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेदर मौसम की जानकारी देने के लिए, ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग होता है ना, ठीक है, नेविगेशन, जीपीएस ट्रैकिंग होता है ना आपका, बराबर है, तो कौन कहां पर है वो उसका लोकेशन बताने के लिए नेविगेशनल सैटेलाइट हो गया। ब्रॉडकास्ट, हाँ टेलीविजन वगैरह, मतलब मान लो आपने लाइव कॉन्सर्ट यहाँ पर खड़े रह के कर रहे हो, समझ में आ रहा है, ओ नादा, इधर कॉन्सर्ट चल रहा है, ये लाइव भेजना है सब जगह पर, तो कैसे होगा, ब्रॉडकास्ट होगा सैटेलाइट के थ्रू, समझ में आ रहा है, ओके। एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सेट, तो वही हो गया वेदर वाला, क्लाइमेट को मॉनिटर करने वाला सैटेलाइट, कि यहाँ पर ये वाले इंडिया के ऊपर अभी क्लाइमेट कैसा है या और किसी देश पे कैसा क्लाइमेट है, तो उसकी जानकारी के लिए सैटेलाइट से पता चलता है अपने को, ठीक है। तो इसको जाके क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, कौन, डेब्रीज, ठीक है। दिस डेब्रीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जितना जितना आप उधर ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करते रहोगे उतना उतना ये स्पेस डेब्रीज बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं। एज अ रिजल्ट इट विल बी डिफिकल्ट टू लॉन्च न्यू स्पेस क्राफ्ट। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि बहुत सारे सैटेलाइट हो जाएंगे, तो नए सैटेलाइट लॉन्च करना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, पुराने वाले खराब होते जाएंगे, नए वाले आप लॉन्च करोगे और वो पुराने वाले वहीं घूम रहे, ठीक है। दस इट इज नेसेसरी टू मैनेज स्पेस डेब्रीज, तो ये याद कर लीजिएगा अच्छे से, हाँ पॉइंट। चलो नेक्स्ट बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपको जो आता है एग्जाम में, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल आता है, ठीक है। क्या नाम है, अगर इसमें बात करें वेलोसिटी वाला, इससे पहले पावर वाला बताया मैंने आपको, ठीक है, पावर वाला कर लो। और क्या नाम है, एक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूले बता देता हूं मैं, जिसपे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी यहाँ क्या पूछा हुआ है मैं बताता हूँ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, तो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एब्सोल्यूट मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है, ये मालूम है आपको। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं थोड़ा समझाता हूं, सुनो। अगर अगर सुनो, एक रे है, वो कहां से जा रही, मान लो इधर पे वाटर है, कौन है, वाटर, और यहां पर मान लो ग्लास है, हाँ, तो रे कहां से कहां जा रही है, वाटर से ग्लास में, तो जा कहां रही है, ग्लास में। तो मैं लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है। अच्छा, ये जब दोनों जगह लिखा रहता है ना, यहाँ पर 2 1 या 1 2 कुछ दोनों लग जगह लिखा रहेगा नंबर, तो इसको रिलेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन अगर ये वाला मीडियम अगर वैक्यूम है, ये रे अगर कहां से आएगी, वैक्यूम से कोई मीडियम में जाएगी, तो ध्यान रखना उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको 2 फॉर्मूला, वैसे 3 फॉर्मूला है, तीसरा वाला आपका यूज नहीं होने वाला है, तो 2 बताता हूं। ठीक है, एक आपको वेलोसिटी वाला याद रखना है। कौन सा याद रखना है, वेलोसिटी वाला। अब वेलोसिटी वाले में क्या करना होता है, ऊपर W है ना, तो यहां पर लिखूंगा मैं V W और नीचे लिखूंगा VG। जैसे यहां पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर बोलूंगा तो V1 बाय V2 ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, सुनो, लिखने का तरीका सुनो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट, पढ़ने का तरीका भी समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ऊपर W लिखा है मैंने, ऊपर लिखा है VW अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, VG। अच्छा, आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या लिखोगे, V1 बाय V2। अच्छा, आप लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बताओ क्या लिखोगे। नहीं समझे बात को, ओके, इतना समझ में आया, फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है। अच्छा, ये तो है रिलेटिव, ये क्या है बच्चों। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा, ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ओनली, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो मतलब यहां कौन है, वैक्यूम है, कौन है। और आपको ध्यान रखना है कि लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम से वाटर में, तो यहां पर अपॉन में तो ये W है ना नीचे, तो ये VW आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी है, पानी में है। आप इसको ऐसे मत पढ़ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर कहीं नहीं भाग रहा है, वाटर में लाइट जा रही है ना, तो लाइट की वेलोसिटी होगी वाटर में, मतलब इसको गलत रीड भी कर देंगे। अच्छा, ऊपर यहां पर कौन है, वैक्यूम, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका सिंबल बच्चों C होता है, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप बोले सर अगर हम लोग ने ऐसे लिख दिया तो क्या चलेगा, मतलब V और V लिख देते, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम चल जाएगा, लेकिन इसके लिए अपने को सिंबल दिया गया है, क्या सिंबल है वो, C है। तो NW इज इक्वल टू, बोलो, NW इज इक्वल टू C अपॉन VW, बोलो, इतनी कहानी समझ में आ गई सबको। अच्छा, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये C जो है ना, ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना। इस पे भी आपको MCQ सवाल आ सकता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एयर में भी लगभग इतना ही रहता है, एयर में या तो वैक्यूम में, वाटर में नहीं, वैक्यूम में। ए इधर ध्यान देना यार, क्या है तेरे को, बहुत प्यास लग रही है, चुपचाप सीधा बैठना, कोई कहीं जाएगा नहीं। क्या बोला मैंने, फॉर्मूला क्या बोला, जल्दी से बोलो। C की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में कितना होता है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸, यूनिट भी बोलो, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, हाँ, याद रहेगा सही बच्चों। सिंबल क्या लिया हमने, C। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। देखो 2 मार्क कितना आसानी से आप लोग कमा सकते हो, बहुत आसानी से कमा सकते हो। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ये दिया हुआ है, ए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, काहे में, वाटर में, तो मतलब क्या क्वेश्चन मार्क है, VW, क्या गिवन है, NW, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, C। चलो डेटा लिख देते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, गिवन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। NW लिखो 1.33, अच्छा इसको 4/3 भी लिख सकते हो आप, हाँ, 1.3 को क्या लिख सकते हो, 4/3 भी लिख सकते हो। और मुझे C दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, और वी डब्ल्यू हो गया डन। फॉर्मूला लिखता हूं, एन डब्ल्यू का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। चलो बताओ बताओ। सी अपॉन वी बबलू, समझे बबलू? मुझे ये पता करना है ना, इसको यहां ले लेते हैं, इसको यहां ले लेते हैं। वी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बरोबर है बच्चों? अच्छा, मैंने क्या बोला कि एन डब्ल्यू को और क्या लिख सकते हो आप? 4/3 भी लिख सकते हो। ये हो गया 3 × 10⁻²। एन डब्ल्यू हो गया 4 बाय, अच्छा ये 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन के अपॉन वाला ऊपर जाता है, अपॉन के अपॉन वाला कहां जाता है? तो ये अपॉन के अपॉन में 3 3 क्या हो जाएगा? अच्छा, तो मतलब ये हो गया बच्चों 9/4 और 10 का पावर। ठीक है, अब इसको काट डालो बच्चों। चलो, 4 1 4 2 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 4 2 8, 2 बचा, पॉइंट तो लगाया 0। 4 5 2.25, 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आ गया? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना है? 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों आप लोग, कि लाइट जब पानी में जाती है, कोई मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? वैक्यूम में था कितना था? 3 था। पानी में गया तो कितना हुआ? 2.25 हो गया। तो बढ़ा कि घटा? घटा, सावन की घटा, घटा। समझा कि नहीं? ओके, ये देखो 2.25 10⁸ तो ये टाइप के न्यूमेरिकल कर लेना है, ये रिपीट कर सकता है आपको एन डब्ल्यू वाला। हाँ, अच्छा मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया अभी एक ही फॉर्मूला दिया, दो फॉर्मूला कितने लोगों को मालूम है इसका? इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, ये तो एब्सोल्यूट वाला था। रिलेटिव वाले के दो फॉर्मूला बताता हूं। रिलेटिव 2 1, वेलोसिटी के इसमें v1/v2 है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बच्चों n2/n1 है। ये याद रखो। आपके इस फॉर्मूले पे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल है, एक एमसीक्यू है और एक न्यूमेरिकल है इस फॉर्मूले पर, और सॉल्व एग्जाम्पल भी एक सॉल्व एग्जाम्पल है, एक एमसीक्यू है, और एक नहीं, दो ही क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू और एक क्या नाम है, अनसॉल्व क्वेश्चन। कौन सा वाला बताऊं? आ भी सकता है, ये ध्यान रखो। पेज नंबर 79 निकालो। चलो अभी से कनेक्टिंग कुछ थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं। 79 निकालो, उसमें सी एमसीक्यू देखो, सी वाला कौन सा? सी वाला, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दिखाई दे रहा है आपको? सी एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। भेटला काय सगळ्यांना? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 3/2 है। कितना है? क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर ये उल्टा हो गया ना, तो मुझे बताओ, देखो Ng/Ng, और ये ए के लिए आप क्या लिखोगे? Ng/Na, सही बात है। और Na और ये G के लिए क्या लिखोगे? Na/, उल्टा करते ना, ए ऊपर जी नीचे, तो ये उल्टा हुआ कि नहीं? तो अगर ये 3/2 है तो इसका आंसर क्या होगा? 2/3। कहानी खत्म। आया? याद रहेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। अच्छा, अभी एक और बी वाला न्यूमेरिकल चेक कर लो बच्चों। कौन सा? बी। कौन सा बी बताए? क्वेश्चन नंबर 4 का बी। 4 का बी देख रहे हो सभी बच्चे? वहीं पर उसी के नीचे ही है। इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कौन सा? एब्सोल्यूट, कौन सा? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास मतलब इतना ही लिखूंगा ना, क्योंकि ये क्या होगा? वैक्यूम। अच्छा, और वाटर, वाटर का एब्सोल्यूट ऐसे लिखा जाएगा,
कितना दिया है 3/2 एंड 4/3, 3/2 4/3 हो गया। आगे सुनो क्या पूछा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, क्या पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ इधर आओ, नहीं वेलोसिटी नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अभी बताया फॉर्मूला, क्योंकि ये गिवन है, वेलोसिटी थोड़ी गिवन है, क्या बनेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये एब्सोल्यूट वाले में उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, तो ये ग्लास नीचे है तो एनजी ऊपर, डब्ल्यू ऊपर है तो एन डब्ल्यू नीचे, समझे नहीं समझे। अच्छा इसकी वैल्यू बताओ एनजी की 3 बाय, अच्छा एन डब्ल्यू की, अच्छा मैंने क्या बोला था, अपॉन के अपॉन वाला कहां जाता है, तो ये होल अपॉन है, अपॉन के अपॉन वाला 3 ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर 2 नीचे। अच्छा इसको ना हम लोग मान लो एक आसान तरीका बता दो, चलो अगर आप लोग को ये नहीं आता है तो, हाँ आता है तो अच्छी बात है, जो होल डिवाइड है ना, अगर मैंने इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, ये क्लास 5th में सीखते हैं हम लोग ऐसे, कि होल डिवाइड को अगर मैंने इंटू कर दिया तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, 4/3 क्या हो जाएगा, अबे गधे 3/4 हो जाएगा, 4/3 का उल्टा 3/4 हो जाएगा। हाँ अब ये मल्टीप्लाई होके 3 3 जा 9, 2 4 जा तो 9/8 हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। समझे, समझे नहीं समझे। अच्छा कौन बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है, नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज, पुराने पेपर में ये सब भी पूछ चुका है आपको एमसीक्यू में, लेकिन आपको ध्यान रखना है, रिफ्रैक्ट इधर पे आंसर कुछ लिखूंगा तो कोई यूनिट नहीं लिखूंगा, कोई यूनिट नहीं लिखूंगा। अच्छा वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। सुनो क्या आपको इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना आएगा, वी डब्ल्यू अपॉन, अच्छा इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, इसका यूनिट में मीटर पर सेकेंड होता है, काट डालो, नो यूनिट, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी होती है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो यूनिट कैंसिल हो जाता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। ठीक है, तो कनेक्टिवली मैंने आपको इस पे चीजों पर डिस्कस कर लिया, आगे बात करते हैं बच्चों, मिटाओ ये कर लिया, समझ में आ गया, करते जाओ, रफली प्रैक्टिस भी करते जाओ, हाँ सिर्फ शक्ल देखने मत आओ इधर पे, प्रैक्टिस भी करते जाओ, जितना आप हाथ चलाओगे उधर उतना समझ में आएगा आपको। अच्छा ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, नेम द फेनोमेना शोन इन द फिगर। अच्छा पहले डायग्राम देखना पड़ेगा अपने को, वैसे यहाँ आंसर देख के बता सकते हो, ये वो याद है बर्फ वाला, याद है डायग्राम हीट चैप्टर में, उसमें एक तार दोनों तरफ से वेट लटकाते हैं, वेरी गुड, प्रेशर की वजह से वो कट जाता है, नीचे तार निकल जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, तार पूरा आर पार हो गया। अच्छा ऐसा क्यों होता है, वो प्रोसेस का नाम है रिजोल्यूशन, गोला वाला अप्लाई करता है उसको भी नहीं मालूम है कि वो फिजिक्स कर रहा है, नहीं आ रही बात समझ में, वो मालूम है उसके बारीक बारीक पाउडर कर देता है छोटे छोटे, और उसको क्या करता है, हाँ उसमें डंडा लगा के, बराबर है, और अपने खूबसूरत हाथों से जब उसको ऐसे दबाता है, बराबर, तो जब उसको क्या नाम है प्रेशराइज करता है हाई प्रेशर, तो वो क्या होता है, आइस मेल्ट होता है, और जैसे ही उसको प्रेशर रिलीज करता है वापस से वो फ्रीज हो जाता है ना, जब उसको ऐसे प्रेशर लगाता है, प्रेशर बढ़ाता है, तो आइस जो है छोटे 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 वो मेल्ट होते हैं, और जैसे ही फिर प्रेशर रिलीज करता है वापस से फ्रीज हो जाता है, और जब फ्रीज होता है सब जुड़ जाता है आपस में, सारे छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है, फिर उसमें काला खट्टा बराबर डाल के दे देता है, ठीक है, और आप उसके हाथ को ही देखते रह जाते हो, पता नहीं कितने दिन से धोया नहीं, ओके खैर, तो याद रखिएगा रीजलेशन क्या है वो, तो आपको डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर और आपको पूछा गया है, तो रीजलेशन। अच्छा इसको डिफाइन करना है, जो फेनोमेना है इसको डिफाइन, इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा कि जब आप क्या करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो तो आइस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और जब प्रेशर को रिलीज कर देते हो, रिमूव कर देते हो, तो ये वापस से फ्रीज हो जाता है, इसी को रीजलेशन कहते हैं। पढ़ो, फेनोमेना इन विच आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, आइस मेल्ट हो जाता है पानी में, ठीक है, ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाने पर ऐसा होता है, और जैसे ही प्रेशर हटा दूंगा तो ये वापस से क्या हो जाएगा, फ्रीज, एंड देन रिकन्वर्ट्स, फिर से आइस में रिकन्वर्ट हो जाता है इनटू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड, इज कॉल्ड रीजलेशन। याद रहेगा, सबने हीट में पढ़ाई होगा, इसको अच्छे से कर लो, ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए जरा भी, हाँ। चलो ये मेरे पास एक रिएक्शन दिया गया है,
आइडेंटिफाई द अबव केमिकल रिएक्शन सवाल पूछा हुआ है, बराबर। अब देखो यहां पर अभी मैं चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर आपका ये एक रिएक्शन है बच्चों, इसको पहचानना है। SO2 से S बन गया, इसके पास ऑक्सीजन था कि नहीं? अभी है क्या? ऑक्सीजन चला गया। देखो ऑक्सीजन के माध्यम में मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर डेफिनेशन है तो ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गया तो रिडक्शन। हाँ, हाइड्रोजन में उल्टा होता है, हाइड्रोजन आया तो, या हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन क्या नाम है, गया तो ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन आया तो अगेन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जाना लॉस, एक मिनट उल्टा हो गया, सॉरी। देखो इधर पे लिखते हैं हम लोग, O का आना, ठीक है, एंड H का जाना, ये दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? अच्छा अभी उल्टा कर देते हैं, O का जाना, हाँ, और एंड हाइड्रोजन का आना बोल दूंगा, ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। अब इस बेसिस पर आप देखो, यहां पर आपका SO2 है, ऑक्सीजन चला गया, रिडक्शन, तो ये आपका कौन है? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। अच्छा इधर चेक करो, H2S है और ये H2O, ऑक्सीजन आया है तो इसका क्या हुआ? बराबर, तो ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब ये रिएक्शन आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, और इसमें ए क्या है? रिडक्शन है, और बी क्या है? ठीक है, आइडेंटिफाई द अबव केमिकल रिएक्शन, तो इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, नेम द टाइप ऑफ ए एंड बी। ए और बी कौन से टाइप का रिएक्शन है? ए इज रिडक्शन ना, ए इज, और बी आपका क्या है? इसको नोट करके रखो ये चीज, जिनको नहीं पता है। हाँ, सब पहले लिखा होगा रहे चैप्टर में, तुम लोग को मैंने बताया, ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना, हाइड्रोजन का आना, रिडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? रीअरेंज द कॉलम। अच्छा 2 and 3 तो यहां पर करा हुआ ऑलरेडी, आपको एक टेबल दिया गया है। सुनो बात को बच्चों, ट्रायड है ना, ट्रायड, ट्रायड किसका लॉ है आपको मालूम है? यहां पर आपको साइंटिस्ट के नाम दिया हुआ है, तो डुबेराइनर, ये आगे पीछे करके दिया होगा, डुबेराइनर। आपको कॉलम वाला क्वेश्चन आएगा तो सब एक ही लाइन में लिख देना, याद रखना, मैच करके मत करना, छोटे बच्चों की तरह। मालूम है ना इसको कैसे अटेंड करना एग्जाम में? हाँ, सामने सामने लिखने का। अच्छा, आपको बता ट्रायड का लॉ क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट किसके मिडिल वाले के बराबर होता है कि नहीं? बस। ऑक्टेव, पहला और आठवां, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एथ एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट, बराबर। और न्यूलैंड बाबा ने दिया था इसको, खत्म। चैप्टर नंबर 1 से, सॉरी 2 से, 2 से। ये एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी बच्चों? कौन बोलेगा एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? हाँ, एटमॉस्फेयर से नहीं रे पागल, अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है। कौन बोला देखो एटमॉस्फेयर से? अर्थ आपको अट्रैक्ट करके रख रहा है ना, तो जितने अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपको खींच के रखा है, या जितनी एनर्जी से खींच के रखा है, उससे आपको आजाद होना है। तो अगर आप इतनी एनर्जी से ट्रैवल करते हो, समझ आ रहा है कि आप, या कि इतनी वेलोसिटी से, सॉरी इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल करते हो कि आपकी एनर्जी इतना हो जाएगी कि आप ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को छोड़ के क्या हो जाओगे? फ्री हो जाओगे, मतलब दोबारा लौट के वापस नहीं आओगे। तो उस वेलोसिटी को, वो मिनिमम वेलोसिटी को आप एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप का मतलब ये होता है फरार हो जाना। किससे फरार होगे? अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से। समझ आ रहा है? सुनो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जब एक ऑब्जेक्ट को कोई आप ऊपर फेंकते हो, कितनी वेलोसिटी से? विद द वेलोसिटी विच इज सफिशिएंट टू ओवरकम द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल, मतलब जो अर्थ आपको नीचे की तरफ खींच रहा है ना, हाँ, उसको आप ओवरकम कर जाओगे। क्या कर जाओगे? ओवरकम, मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए आपका एनर्जी। पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ
इट विल एस्केप द अर्थ फॉरएवर विदाउट फॉलिंग बैक, मतलब ये हमेशा के लिए अर्थ को छोड़कर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा डेफिनेशन याद है आपको, बताओ। ये वाला याद किया हुआ या और कुछ याद किया हुआ, क्या याद किया बताओ। एस्केप वेलोसिटी, वी एस्केप, बताओ। हाँ, बराबर, द मिनिमम वेलोसिटी required by an object to escape from Earth's gravitational influence, खत्म, इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं अपन, समझ आ रहा है, मिनिमम वेलोसिटी। अच्छा, इससे ज्यादा होगा तो एस्केप कर पाओगे, हाँ भाई कर पाएंगे, ये कम से कम वाली है, इससे कम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, फिर आपको लौट के आना पड़ेगा दोबारा। हाँ, फॉर्मूला क्या है, सीधा बैठते बता, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन बोल, इधर देख, इधर 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 देख के बोल। बस तेरे को कागज से खेलते रहना है, कभी उधर चिपकाएगा, कभी कागज को रोल करेगा, कभी बैग में हाथ डाल के बैठेगा, इधर ध्यान दे। हाँ, ये क्या है एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी। समझ गए ना कहानी, फॉर्मूला इसका क्या है बच्चों। अच्छा, इस पे और क्या क्वेश्चन आता है, सुनो, अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशन, हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एस्केप करना चाहते हैं तो आपको कितनी स्पीड लगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे छोटू हो चाहे मोटू हो, याद रखना, चाहे मोटू हो चाहे पतलू हो, चाहे छोटू हो चाहे बड़कू हो, उसके मास पे डिपेंड, हर किसी को, मैं अगर एस्केप करना चाहता हूं अपने आप को एस्केप, मेरे को कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा, 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं पढ़ा है आपने, 11.2, क्या बोला 11.8 कहां से आ रहे, 11.2 किलोमीटर सेकेंड, कितना, कहां है चैप्टर के लास्ट में, चैप्टर नंबर 1, हाँ 10 में भी है ये, चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में, लेकिन चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में देखो ये नंबर सॉल्व किया हुआ है न्यूमेरिकल में। ए पागल, मून से नहीं पूछ रहे रे बाबा, देख क्या है, इलेवन 1.8 करके दिया हुआ है, 11.2 आता है, मैं सॉल्व करके बता दूंगा अभी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कैसे निकालते हैं। हाँ 11.2, अभी सुनो सभी बच्चे, पहले एक काम करेंगे, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लो सभी बच्चे। इसके दो फॉर्मूला है, एक ये वाला और एक इसी से कन्वर्ट करके ये वाला आता है, √2gm/r, क्या है 2g, कौन है, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा आप सुनो, आगे सुनेंगे सभी बच्चे, क्या आप लोग को ये स्मॉल जी का फॉर्मूला पता है क्या, ये कितने लोग को मालूम है ये फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, स्मॉल जी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, स्मॉल जी का क्या फॉर्मूला है, gm/r²। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसको यहां भेज दूं तो g/r² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल GM। क्या मैं ये कैपिटल GM की जगह पर ये रख दूं gr², है ना, एक r से एक r कैंसिल, √ में 2 स्मॉल g कैपिटल R, देखो ये बच गया। ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखकर आपको 11.2 अर्थ के लिए सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला मॉडिफिकेशन समझ में आ गया।
√2gm/r, √2 स्मॉल g इंटू आर भी हो सकता है। और आसान आपके लिए कौन सा होगा एग्जाम में, मान लो एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ, बोलेगा अर्थ सरफेस, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना। हाँ चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, ये इसका कैलकुलेशन लिख लेना सभी बच्चे। हाँ ये सॉल्व करके मैं 11.2 निकाल के बताने वाला हूं आपको। आ जाओ, स्मॉल जी की वैल्यू बोलो अर्थ के सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू पता है 6400 किलोमीटर बोल सकते हो, या 6.4 10⁶ मीटर। क्या है अर्थ का रेडियस कितना है, वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा आपको अर्थ का रेडियस कितना है, याद भी रखो, लेकिन क्योंकि बदलने वाली थोड़ी ये सब चीजें। एवरेज उसका जो रेडियस है 6.4 10⁻⁶ बोलो 6। अच्छा अब सुनो बच्चों, पॉइंट शिफ्टिंग आता है, पॉइंट शिफ्टिंग आता है। पॉइंट को यहां एक आगे कर देता हूं, यहां पर भी क्या कर देता हूं, हाँ फाइनल 10⁻⁴ आएगा। पॉइंट देखो आगे पीछे समझो आप, पॉइंट को हम लोग अगर आगे ले जाते हैं, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो ये आगे होगा, और अगर यहां पीछे ले जाता हूं, ये पीछे बुलाएंगे हम लोग। तो अगर पॉइंट पीछे ले जाते हैं, पीछे का p प्लस होता है, 10 का पावर प्लस लिखा जाएगा, लेकिन अगर आगे ले जाओगे तो, अच्छा सुनो, मैं यहां पर एक आगे लेके गया और यहां पर भी एक आगे लेके गया, कितना आगे लेके गया मैं, 2, तो 10 का पावर एक आगे यानी 2 आगे हो गया ना, दोनों 2 पॉइंट मैंने शिफ्ट किया, 10 का पावर -2। अच्छा ऑलरेडी कितना था मेरे पास, 10 का पावर 6 था, -2 और 10⁻⁶ कितना हो जाएगा 10⁻⁴। अच्छा अब आगे सुनो कैलकुलेशन, 2 × 98 कितना होता है पता है, हाँ वेरी गुड, अब आंसर बता, 190 और ये 64 और ये 10 का पावर कितना हो जाएगा 4। क्या 196 का स्क्वायर रूट पता है कितना है ना, 64 का स्क्वायर रूट पता है 8। अच्छा 10 का पावर 4 आधा हो जाता है, याद रखो 10 का पावर अगर आपका इवन नंबर है ना, तो रूट के बाहर क्या हो जाता है, वो लॉजिक बता देता हूं उसके पीछे का। रूट का मतलब क्या होता है आपको मालूम है बच्चों, हाफ पावर होता है। क्या होता है हाफ, तो हाफ मतलब डिवाइड बाय 2 ना, तो 4 को ये क्या करेगा 2 2 4, तो स्क्वायर रूट में याद रखिएगा इवन पावर रहेगा, बाहर आके आधा हो जाएगा, तो 4 है तो 2, 6 है तो 3, 8 है तो 4, 10 है तो 5। समझ गए बात को, ओके। तो 10 का पावर हो गया बच्चों। अच्छा क्या आपको 14 8 सा पता है कितना होता है 112, कितना, और 10 का पावर कितना 2, ये आपका आंसर आ गया। वेलोसिटी निकाला ना आपने मीटर पर सेकंड। अच्छा ये 112 में पॉइंट कहां पर है बताओ, बराबर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मतलब लास्ट में। अगर 11.2 मुझे निकालना था ना आंसर, तो अगर मैं पॉइंट को एक पीछे ले लूं तो 10 का पावर पीछे लिया, पीछे का p प्लस, पीछे का p कितना पीछे लिया 1, तो +1 है ना, 1 और 2 कितना हो जाएगा। अच्छा एक और बात आपको पता है, 10⁻³ मतलब किलो होता है, के है ना, किलो, 1 किलो मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, मतलब 10⁻³। तो किलो का मतलब कितना होता है 10⁻², तो मैं इसकी जगह के भी लिख सकता हूं, किलोमीटर पर सेकंड। तो आपका ये आंसर आपको बुक में दिया है, मैंने तेरे को 11.2 लाके दिया ना, अब जिसने 18 लाया उसको पूछ, बराबर 11.2 एग्जैक्ट लेकर आया ना मैं, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड याद रहेगा। से भी याद रखो आप लोग, मून से नंबर याद रखो, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, कितना 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। मून वाला भी सॉल्व करेंगे ना अगर, तो ये वाला खैर आपको एग्जाम में आ सकता है, एटलीस्ट नंबर तो याद रखो। आप सॉल्व कर लिया ना सबने, नहीं किया, हाथ चला नहीं रहे हो आप लोग, हाँ अभी वापस सॉल्व करूं क्या,
मून वाला मत करो, मून वाला अभी डायरेक्ट याद रखो आप लोग। हो गया, चलो लिख दिया, छाप लो वापस सर। करो जल्दी, फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बताओ, अर्थ से एस्केप करोगे तो कितनी स्पीड लगेगी? अच्छा मुझे बताओ, अगर तौहीद को एस्केप करवा दिया अर्थ से तो कितनी स्पीड लगेगी? अच्छा उसके बाजू वाला क्या नाम है तुम्हारा? हम्माद, उसको एस्केप करा दिया तो मतलब क्या हो गया कि इनके मास पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। समझे बात को? तो वही मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान रखो। ऐसे भी कुछ सवाल आपको बन सकते हैं यहां पर। कोई नाम 2 पर्सन के दे देगा, उनके मासेस दे देगा, एक 50 किलो का है, एक 100 किलो का है, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी लगेगी? दोनों के लिए सेम लगेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट करें, हो गया डन ये? किसी का बचा है? क्या सर कब से तो लगा। ये फ्री फॉल रिपीट कर चुका मार्च 2024 में पूछा गया था। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट जो अगर आप थ्रो कर देते हो और वो मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इसको क्या कहेंगे? फ्री फॉल। जो आपने याद किया वही लिखना, समझ आ रहा है? अब यहां पर कुछ और दिया है तो जरूरी नहीं ये वाला पढ़ो आप, आपने जो याद किया वही लिखना। सीधा बैठ जा इधर। तू पढ़ा रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं? मेरे लिए लेके आ रहा है? चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। अच्छा इधर आंसर द फॉलोइंग एनी 5। व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू गेट फ्रॉम दी गिवन। ये रिएक्शन हम लोग ने पहले नहीं कर चुके? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करता हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और CO2 गैस रिलीज होगी। सही बात है? ओके तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है जरा लिख दो इसके बारे में। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट अंडरगोस कौन सा रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन। 1 से 2 बनाना, डीकंपोजिशन। अच्छा क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड बनाएगा इन पाउडर फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। अच्छा ये कौन सा रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। सिंगल रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट दे रहा है? 2 प्रोडक्ट दे रहा है, बराबर। अच्छा और एक चीज, क्या इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है? तो ये एंडोथर्मिक भी तो हुआ, बराबर। तो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एज हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है? अच्छा रिएक्टेंट यहां कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट है। प्रोडक्ट कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लिख पाओगे अगर आपको कोई रिएक्शन देकर इंफॉर्मेशन लिखने बोलेगा तो? कुछ काय को ठोकेगा? सुनो, हाँ उनसे ही लिखना है आपको। सुनो, कैल्शियम जो आपका रिएक्टेंट है वो बता देने का कि ये क्या बना के दे रहा है। आई बात समझ में? और उसके बाद ये बता दो कि कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट का नाम बता दो, और क्या चाहिए तुमको? समझ आ रहा है? फिजिकल स्टेट बता दो, एक्सो एक एंडो ये बता दो, हो जाएगा आराम से। तो आंसर कैसे लिखना है आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट देखकर, है ना? सिर्फ एक लाइन का आंसर लिख पे पूरा 2 मार्क मिलेगा नहीं आपको। समझ आ रहा है? तो आपको उतने पॉइंट्स लिखने हैं उसके बारे में, यह याद रखना। इधर क्या लिखा हुआ है? 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट। तो यहां पर आपने 3 पॉइंट लिखा हुआ है और 1 पॉइंट के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, तो 2 पॉइंट कम से कम आपको लिखना पड़ेगा इसके बाद। हाँ तो ये वाला बहुत आसान पॉइंट है, एंडोथर्मिक है, ये है, बहुत आसान है, खुद से लिखना है इसको। अच्छा अभी डायग्राम दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके इसका डायग्राम देख लेते जरा, ताकि देखे रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा। हाँ ये देखो ये डायग्राम है। ये डायग्राम आपका पता है कौन सा माइक्रोस्कोप है? पहले तो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है? बताओ, क्योंकि सिमिलर होता है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डायग्राम सिमिलर है, 2 2 लेंस दोनों में दिखाई देते हैं आपको। हाँ
अच्छा, कभी किसी ने टेलीस्कोप देखा है कैसा होता है, जरा सोचो, मूवीज में या किधर ऐसे जहां से देखते हैं वहां छोटा होता है, समझ आ रहा है? अब यहां देखो, आंख के पास वाला बड़ा है, तो माइक्रोस्कोप है। टेली वाले में याद रखना, टेलीस्कोप में ऐसा ओपन करते हैं ना, तो आंख के पास छोटा, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा रहेगा, और जो सॉरी ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, आई पीस, आई पीस जो आंख के पास होगा वो छोटा है, और जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो अगर बड़ा है तो वो टेलीस्कोप है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ा है और ये छोटा है ना, आंख के पास वाला क्या है, बड़ा है, तो ये माइक्रोस्कोप है। कौन है ये? तो आप जो लैब वगैरह में माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हो ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने, तो आंख के पास वाला बड़ा होता है, और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो क्या होता है, छोटा। तो पहली बात तो ये माइक्रोस्कोप है। दो लेंस वाला है, सिंगल लेंस वाला सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड है। क्या ये? तो आपने तीनों तो पढ़ रखा है ना, एक आपने पढ़ा है क्या नाम है, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक आपने पढ़ा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक आपने टेलीस्कोप पढ़ा। तो इनमें से कौन आ गया, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आ गया। अंडरस्टूड? तो पहला क्या बोला, डायग्राम पहचानो। 3 क्वेश्चन है। डायग्राम कौन सा हो गया बताओ? कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू लेंस क्या होगा पता है? ये दो लेंस की वजह से आपका क्या होगा, जो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक बड़ा सा दिखाई देगा आपको। ये देखो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना सा है, समझ आ रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना है, इतना सा, और जब आप इसमें देखोगे तो आपको इतना बड़ा दिखाई देगा। आ रही बात समझ में? तो मतलब मैग्नीफाई करके बताएगा। आंसर देख लेते हैं क्या है। यूज ऑफ अबो इंस्ट्रूमेंट, यूज क्या है भाई? हाँ, तो इट इज यूज इन या यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। आ जाओ देख लेते हैं इधर आंसर कैसे दिया हुआ है। आ जाओ पढ़ो बच्चों। द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द डायग्राम इज व्हाट? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू लेंसेज इज हायर मैग्निफिकेशन। क्या होता है, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बराबर। राइट द यूज ऑफ अवर इंस्ट्रूमेंट, तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज्ड इन द लेबोरेटरीज टू ऑब्जर्व माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक ब्लड सेल्स देख सकते हो, प्लांट के सेल्स देख सकते हो, बराबर, प्लांट को देख सकते हो, एनिमल के सेल्स देख सकते हो, तो प्लांट एनिमल सेल्स देख सकते हो, माइन्यूट लिविंग बींग्स, माइन्यूट, अच्छा मिनट मत पढ़ना उसको, माइन्यूट है, स्पेलिंग भले ही दोनों का सेम रहता है, माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटा, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, अमीबा, ठीक है, फिर वो चप्पल के शेप का पैरामेशियम, याद आ रहा है? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी को आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। समझ गए? तो यहां पर भी एक्टिविटी दिया हुआ है, आ जाओ। ए इधर आ जाओ। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये पैराग्राफ रेम्बो वाला है, रेम्बो वाला पैराग्राफ आप लोग ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा ना? हाँ, तो रेम्बो वाली कहानी पूछ रहा है, यहां पर कुछ सवाल, तो ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। कौन सा? पैराग्राफ दिया रहता है, नीचे कुछ क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ में पढ़ के देना होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी बोलोगे ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, अभी मैं पूरा थियरी रीड नहीं कर रहा हूँ, आपको मालूम है किस तरीके से होता है, रेम्बो किस तरीके से बनता है, बताओ शॉर्ट में बताना जल्दी फटाफट से। ये आपके पास एक वाटर ड्रॉप है, और ये जो रेनबो है ये कौन सा फेनोमेना है जो बारिश के बाद दिखाई देता है, मतलब बारिश होके चली गई है, अभी हवा नम हो चुकी है, एयर के ड्रॉपलेट्स जो है वो, सॉरी वाटर के ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर हैं, हाँ मॉइस्चर, तो जब सनलाइट उससे पास होती है, तो यहां से फॉर एग्जांपल एक लाइट एंटर करी, ये व्हाइट लाइट है फॉर एग्जांपल, कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट, तो इसके अंदर सबसे पहले होगा डिस्पर्जन, क्या होगा, और उसी के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होता है। टोटल इंटरनल अभी इधर होएगा, पहले लाइट एंटर करी, डिस्पर्जन हुआ और बेंड भी हुई, अगर आप चेक करोगे तो रिफ्रैक्शन भी हुआ और क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ। उसके बाद एट दिस पॉइंट ये बाहर नहीं निकलती है, ये यहां से आने के बाद, अच्छा ये कौन सी है, ये वायलेट और ये बाकी सब बीच में है, हम लोग एक्सट्रीम बात करेंगे। मैंने गलत बोला, सॉरी सॉरी गलत बोला, सॉरी।
रेड वाली कब सबसे कम बेंड होती है, वायलेट वाली सबसे ज्यादा होती है। आज इसके इसके बाद क्या होगा, ये ऐसे बाहर आएगा, है ना। तो ये एट दिस पॉइंट क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। क्या हो रहा है, तो जो लाइट आ रही है ड्रॉप के अंदर वो पूरी टोटली इंटरनली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी इधर TIR हो रहा है। तो टोटल ना इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रहेगा सभी बच्चों को। विच 3 मेजर फेनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉर्मेशन, बोलो। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन मतलब व्हाइट लाइट का 7 कलर में अभी डेफिनेशन किया हुआ हम लोग ने, कल के टेस्ट कल वाले पेपर में डिस्कशन हुआ ना, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो आप लोग ने जो है ना इसका थियरी पढ़ा हुआ है, इसका थियरी पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। डिस्पर्जन कैसे होता है, क्या पूछा उसने, रिफ्रैक्शन, हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जब एक लाइट एक मीडियम से किधर जाती है, दूसरे मीडियम, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये कौन हो गया आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो रिफ्रैक्शन ऐसे होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू वन ट्रांसमिट मीडियम टू अनदर ट्रांसमिट मीडियम। अच्छा, ड्रॉ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये डायग्राम आपको बनाना रहेगा। चलो, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर दोगे बच्चों, इसको अच्छे से करके जाना। हाँ, जो रिसेंट में पूछे जाते हैं ना वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आ जाओ, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है पढ़ो इधर पे। कंबाइन इफेक्ट ऑफ क्या लिखा है, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और क्या लिखा है, टोटल इंटरनल। हो गया आंसर। रिफ्रैक्शन कैसे होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज प्रिज्म। ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स कैसे काम करती हैं, प्रिज्म, जो कि आपको मालूम है किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। जो प्रिज्म वाली कहानी किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने बताया था। हर एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट कैसे काम करते हैं, प्रिज्म की तरह काम करते हैं। व्हेन सन रेज एंटर थ्रू द ड्रॉपलेट दे गेट रिफ्रैक्टेड एंड द मीडियम एज द मीडियम चेंजेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो आपको मालूम है रिफ्रैक्शन हो जाएगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो व्हेन दीज रेज कम आउट ऑफ द ड्रॉपलेट, जब ये ड्रॉपलेट के बाहर आ रही होती है फिर से रिफ्रैक्शन होता है। फिर से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। दे अंडरगो रिफ्रैक्शन अगेन एज दे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू। तो रिफ्रैक्शन 2 जगह होता है, याद रखिए, एंटर करते वक्त और लीव करते वक्त। रिफ्रैक्शन कितनी जगह होता है, अगर ऐसे सवाल पूछा तो 2 जगह। जो बीच वाला इधर होता है ना टकरा के रिटर्न, वहां TIR हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। खत्म हो गया। डायग्राम बनाना है, बना दो। समझ आ रहा है, डायग्राम को प्रैक्टिस करके जाना, बना देना है। यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहां रिफ्रैक्शन, यहां रिफ्रैक्शन, यहां पर रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्जन भी होता है। खत्म हो गई कहानी। अच्छा, ऑब्जर्व द एलिमेंट, सेकंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, आपको ना आ जाओ डायग्राम दिखाओ, सभी बच्चे इधर देखोगे। इधर देखेंगे। अच्छा, वही लगा दिया क्या मैंने, ये देख लो क्या दिया है आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सा पीरियड से बिलोंग कर रहा है ये, सेकंड पीरियड से, है ना। बोरॉन, ओके। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, नेम द एलिमेंट इन विच बोथ द शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। नियॉन होगा ना, बोथ द शेल मतलब पहला और दूसरा। पहले इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, 10, पहले में 2, दूसरे में 8, 8 कंप्लीट हो गया। नियॉन आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा, नेम द एलिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द शेल। पहले और दूसरे दोनों में दो दो सेम रहेगा, पहले में 2 होता है, दूसरे में भी 2 होगा, तो वो बेरिलियम कौन होगा, याद रहेगा आंसर क्या आएगा, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वेरी गुड, क्योंकि सुनो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है। इधर वाले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उधर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, इधर वाला, और इधर वाला सबसे पहला कौन है, लिथियम। खत्म हो गया आंसर, है ना।
कितना आसान था। तो पेपर बहुत इसलिए पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है बच्चों आपके लिए। पेपर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लगता है, मालूम पड़ता है कि पेपर का जो है ना डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। ये एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिपेंडेंसी आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये याद है मैंने शॉर्टकट क्या सिखाया चैप्टर नंबर 1 में। इधर ध्यान दे, क्या कर रहा है मोबाइल में। हाँ, इधर ध्यान दे। अब सुनो, जी के बारे में क्या कहानी पता है आपको, स्मॉल जी के बारे में। अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर गया तो जी की वैल्यू क्या होगी, खत्म हो जाएगी, कम होएगी, खत्म नहीं होएगी, कम होएगी। अच्छा, अर्थ के सरफेस से नीचे गया तो तब भी कम होएगी, तब भी क्या होगी। शॉर्ट में क्या याद रखना है, ऊपर गए तो अर्थ के सरफेस से ऊपर गए तो कम, नीचे गए तो भी कम, बराबर पे सरफेस पे मैक्सिमम। क्या बोला, क्या बोला, जल्दी बोलो। जी की जो वैल्यू है ना, जी की वैल्यू, ऊपर गए तो कम, अर्थ के सरफेस से नीचे यानी अर्थ में खड्डा खोद के अंदर जाओगे तभी भी जी की वैल्यू क्या होगी, और सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओगे तो जीरो हो जाएगी। तो ऊपर गए तो कम, नीचे गए तो कम, सरफेस पे मैक्सी। याद आया, हो गया, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये आपका अर्थ है। अच्छा, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, मालूम है आपको, और इसको क्या बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है आपका इक्वेटर है ना। हाँ ठीक है, मैंने सीधा बनाया, ओके। पोल और ये क्या है, इक्वेटर। अब अगर सरफेस पे बात करो, ये भी तो सरफेस है, ये भी तो क्या है, सरफेस है, सही बात है, नहीं। हाँ, आप सुनोगे बात को। अगर आप पोल पे हो और पोल से इक्वेटर पे जाते हो तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। डिक्रीज। सुनो, सरफेस पे अगर कंपैरिजन आएगा ना, तो मेरे पास दो जगह है, एक पोल और एक इक्वेटर वाला। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सी एट द पोल, मिनी एट द इक्वेटर। क्या बोला, मैक्सी एट द पोल मतलब सरफेस पर भी ना, ठीक है, सरफेस में मैक्सिमम होता है लेकिन सरफेस पर भी मिनिमम मैक्सिमम है। तो पोल पे आपका मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर आपका क्या होता है, मिनिमम। तो मैक्सी एट दी पोल, मिनी एट दी इक्वेटर। ठीक है, तो दो चीज याद रखना है, ऊपर गए तो कम, नीचे गए तो कम, सरफेस पे मैक्सिमम। सरफेस पे भी अगर आप पोल से इक्वेटर जाते हो, इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है, पोल पे मैक्सिमम और इक्वेटर पर मिनिमम। समझ गए कहानी। ये पूरा आंसर आप लोग ने याद किया होगा, ठीक है, तो इसको अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी चैप्टर से बच्चों। व्हाट इज मेटलर्जी, ये आप लोग ने स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक से याद किया होगा। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओर से मेटल को निकालने का जो टेक्निक है, जो साइंस है, उसी को क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं, बराबर। ओर्स किसको बोलते हैं, मिनरल से, सुनो, जमीन से पहले मिनरल मिलता है अपने को, वो मिनरल से कम खर्चा किए, इकोनॉमिकली कम खर्चा करके जो हम लोग ओर निकालते हैं, कच्चा मेटल निकालते हैं, उसको ओर बोलते हैं। तो ओर मतलब कच्चा मेटल, जो किससे निकालते हैं, मिनरल से। और कैसे निकालते हो, कम पैसा लगा के, यानी इकोनॉमिकली। कैसे निकालते हो भाई, इकोनॉमिकली। अभी सुनो, मान लो कोई मेटल आप निकाल रहे हो, उसकी कीमत मार्केट में 2 रुपया है ना, 2 रुपया। मान लो आप जो भी मेटल निकाल रहे हो, जितना निकाल रहे हो उसकी मार्केट में वैल्यू 2 रुपया है, और निकालने में ही आपको 3 रुपए लग जा रहे हैं, तो आपका नुकसान हो गया ना। अगर आपको निकालने में 10 पैसा लग रहा है और मार्केट में उसकी वैल्यू 2 रुपया है, तब आपको फायदा होएगा ना। आ रही बात समझ में। तो इकोनॉमिकली निकालना है। ए व्हाट आर ओर्स, ओर क्या है, सुनो, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली, कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली या सेपरेटेड, आर कॉल्ड। अच्छा, ये गंगूताई कौन है, गोंग बोलते, गोंग गोंग। कौन, अतुल गंगू।
गंगुताई सुनो। अच्छा सुनो, ए व्हाट इज गोंग? तो हमारे पास जो ओर रहता है ना, ओर के पास कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सांड, सैंड, रेत, बराबर, जिसको सिलिका अपन बोल रहे हैं। उसके बाद रॉकी मटेरियल हो सकता है, सॉइल हो सकता है। ये सारी क्या क्या कहलाते हैं? गोंग कहलाती है। क्या कहलाती है? गोंग। तो गोंग कौन है? ओर के पास कुछ इंप्योरिटीज हैं, जैसे सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ओर्स। ए कुछ भी बोल रहा है, गोंग, कुछ भी along the metal compounds impurities are called gongs। खत्म। चलो नेक्स्ट। अच्छा यहां क्या बोला है? गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सीरीज डेवलप्ड बाय इंडिया। मैंने आपको बोला ना, पूरा टेबल याद कर लेना, चैप्टर नंबर 10 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से सवाल है ये। सैटेलाइट सीरीज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन और मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज कौन होते हैं? अगर आप टेबल में पढ़ोगे बच्चों, ये वाले, इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और जी सैट यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। समझ आ रहा है? टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीविजन वगैरह में तो आपका जी सैट ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना, जियो सिंक्रोनस। अच्छा कौन बताएगा जियो सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? बोलो बोलो। पैरेलल रहे, इक्वेटर के अराउंड को, अर्थ ऐसे ही खड़ा रहे और वो घूमता रहे अर्थ के साथ। इंपॉर्टेंट क्या है? जियो सिंक्रोनस। जियो मतलब अर्थ होता है ना, जियो नहीं क्या होता है? जियो मतलब जी भर के जियो वाला नहीं, जियो यानी अर्थ, अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होता है। हाँ, जियो स्टेशनरी भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अच्छा अब हमारे इंडिया के सामने एक सैटेलाइट है, बराबर है, अर्थ जब गोल घूमेगा तो इंडिया के सामने ही रहेगा ये वाला सैटेलाइट। आई बात समझ में? तो ये अगर आप यहां से देखोगे तो ये आपको रुका हुआ, क्योंकि आपके साथ साथ चल रहा है, तो अर्थ के साथ वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, या बोल सकते हैं अर्थ के लिए वो रेस्ट पर है, तो जियो स्टेशनरी भी बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ध्यान रखिएगा बच्चों, इनसैट और जी सैट, इनसैट, जी सैट। अच्छा सैटेलाइट सीरीज स्पेशली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो वो एडुसैट। अभी ये आपको टेबल में नहीं मिलेगा ये वाला, बराबर है, तो इसको याद कर लेना, एजुकेशनल सैटेलाइट, एडुसैट। क्या बोलेंगे? एजुकेशन के लिए एडु सैटेलाइट। अच्छा ये सैटेलाइट सीरीज एग्जैक्टली लोकेट, ये पोजीशन बताने वाला, पोजीशन बता, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट। हाँ, सैटेलाइट सिस्टम याद रहेगा, IRNSS फुल फॉर्म याद करो, फुल फॉर्म याद करेंगे सभी बच्चे। आपको दिया है चैप्टर नंबर 10 में, फुल फॉर्म दिया, इंडियन रीजनल नेविगेशन, एसएस है ना, तो सैटेलाइट सिस्टम IRNSS क्या फुल फॉर्म है? इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये फुल फॉर्म बोलो, सैटेलाइट सिस्टम। हो गया डन, चलो बहुत बढ़िया। ये एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मालूम है आपको, पढ़ा है आपने? देखो यूजुअली लिक्विड्स की अगर बात करूं तो ये हीट करने पर एक्सपांड करते हैं, क्या करते हैं? लेकिन पानी की सबसे अलग, सबसे अजीब बिहेवियर क्या है? ये 0 डिग्री पर अगर मैं इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 0 से 4 डिग्री, तो ये एक्सपांड करने की बजाय क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ आ रहा है? और उसके बाद 4 डिग्री से ज्यादा करूंगा तो फिर एक्सपांड करेगा, फिर नॉर्मल बिहेवियर। तो इसका जो सबसे अलग बिहेवियर है, विचित्र बिहेवियर है, वो कौन से टेम्परेचर में देता है, ये इंपॉर्टेंट है, 0 to 4 डिग्री में। अच्छा इसमें एक सवाल आपसे पूछता हूं कि वाटर का जब आप 0 to 100 इसको आप हीट कर रहे हो, है ना, या कूल कर रहे हो, आप 100 से कूलिंग चालू करते हो, ठीक है, कौन से टेम्परेचर पर इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा? वेरी गुड, 4 डिग्री पर। कभी 4 डिग्री पर इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा डेंस हो, वॉल्यूम कब सबसे कम होता है, समझ आ रहा है? तो वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा होता है, समझ के याद रहेगा ये सब आंसर याद कर लेना। हाँ, अभी इसको अपन रीड नहीं कर रहा हूं। अच्छा सुनो, एनोमोलस बिहेवियर किस तरीके से
जो हमारे पास एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनको बचा के रखता है। आपको मालूम है, बहुत सारे वीडियोस देखा होगा आपने, है ना, कि ऊपर जो है ना, मान लो कोई पॉन्ड है या कोई लेक है, वो ऊपर से क्या हो जाता है पूरा, हाँ, लेकिन अंदर से पानी रहता है, मालूम है। तो अगर होप्स एपैरेटस आप लोग ने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि पहले जब ठंडा होता है ना पानी, जब मतलब मान लो एटमॉस्फेयर ठंडा हो रहा है, तो पहले जो ठंडा पानी है वो नीचे जाता रहता है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री के बाहर हम लोग बात करते हैं और ठंडा होता है, 4 डिग्री से कम, 3 डिग्री 2 डिग्री, तो फिर ये ठंडा पानी कहाँ आने लगता है, ऊपर। और बर्फ कहाँ बनता है पहले, ऊपर, और फिर अंदर जो है वो पानी वैसे ही रहता है, और उसमें फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ड्यू टू किस वजह से होता है, एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से ही होता है। आंसर द फॉलोइंग, आंसर सब याद करो तुम लोग, हाँ, मैं छोटा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बस। ओके, यहां पर भी डायग्राम दिया हुआ है। आ जाओ, पहचान कौन, जनरेटर है, सबसे पहले तो जनरेटर है, क्यों, ठीक है। इधर पे देखो आपका कोई मीटर, अब लिखा नहीं है उन्होंने कि एमीटर के गैल्वेनोमीटर, लेकिन करंट मेजर करने वाला डिवाइस है, तो इसका मतलब करंट पैदा हो रहा होगा, तो उसी को मेजर कर रहा है ये, तो ये जनरेटर है। कौन है, इधर बैटरी देखो ना, तो समझ जाना ये इलेक्ट्रिक मोटर है। अच्छा अभी सुनो, स्प्लिट रिंग है ना, एसी जनरेटर है। स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग मतलब दो रिंग देखोगे ना, स्प्लिट नहीं, सॉरी, स्लिप रिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तो दो रिंग अगर है तो एसी जनरेटर, और एक ही अगर बीच में से टूटा हुआ है, ऐसे कट किया हुआ है, वो डीसी जनरेटर होगा, याद रहेगा। अच्छा, अभी सवाल क्या पूछा, आइडेंटिफाई द अबव डायग्राम, तो इट इज एन एसी जनरेटर, ठीक है। राइट द प्रिंसिपल ऑन विच अबव अप्लायंस वर्क्स, तो किस पे काम करता है, ईएमआई पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी आंसर अपन चेक कर लेंगे। राइट द वर्किंग ऑफ द अबव, तो इसका वर्किंग याद किया होगा बड़ा सा, हाँ हाँ, राइट द यूज ऑफ द अबव अप्लायंस, किधर यूज करेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जहां पर दूर दराज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारे पास, जैसे गांव देहात में आप देखते हो, है ना, या हाँ बराबर, मंडप वगैरह में जैसे अपने को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फैन ऑन करना है, लेकिन वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं, तो उधर पे जनरेटर से आप ऑन करोगे, ठीक है। आ जाओ, उसको आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेता हूँ। राइट द वर्किंग, ओके, डायग्राम शोज व्हाट, एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटर लिख देना डायरेक्ट। प्रिंसिपल क्या लिखोगे, ईएमआई। जनरेटर किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, याद रखिएगा सभी बच्चे, किस पे काम करता है, ये वर्ड याद रखिए, जनरेटर चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, किस पे काम करता है। राइट द वर्किंग, वर्किंग आप लोग ने पढ़ा होगा तो वो लिख देना, ठीक है, अभी वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, मोटर भी और जनरेटर भी। अभी आप देखोगे ना 24 में भी जनरेटर के बारे में पूछा, लेकिन वो आंसर में उन्होंने भले ही इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बोल दिया, लेकिन जनरेटर ही पूछा था। और इसमें भी क्या पूछा है, जुलाई वाले में भी जनरेटर पूछा हुआ। तो आप मोटर और जनरेटर दोनों आंसर कर लो 4-4 मार्क के लिए अच्छे से। यूज क्या बोलेंगे, दे आर यूज टू ड्राइव मोटर्स, मोटर चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अरे मेरे पास फैन है, फैन को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा, रिलायंस वाला दे, अडानी वाला देगा, लेकिन वो उसने हाथ खड़े कर दिया, बोले आज नहीं बेचता जा, हाँ, हम लोग जनरेटर लेके आएंगे, बराबर, वो जनरेटर से उस फैन को चलाएंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको, जनरेटर चाहिए, समझ आ रहा है। तो इट इज, दे आर यूज टू ड्राइव मोटर्स, दे प्रोवाइड बैकअप इमरजेंसी, मतलब अभी सुनो, जहां पर अभी जैसे अपने इधर तो 24 घंटा लाइट है, बराबर, कभी साल में एक आध बार होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अदरवाइज लाइट अपने इधर रहती, तो हम लोग बैकअप प्लान नहीं करते। लेकिन यूजुअली गांव देहात में या बड़े बड़े जैसे हमारे जैसे इंस्टीट्यूट अगर कोई है छोटे मोटे, ठीक है, या बड़े इंस्टीट्यूट, वो क्या करते हैं, लाइट का जहां पर प्रॉब्लम रहता है, तो उधर पे जो है ना उन लोग एक इन्वर्टर लगा के रखते हैं, क्या लगा के रखते हैं, इन्वर्टर। जैसे ही लाइट चली गई, समझ आ रहा है, गवर्नमेंट वाली वो वाली लाइट चली गई, तो इन्वर्टर अपने आप इन्वर्ट हो जाता है, और वो जनरेटर से क्या करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने लगता है। आई बात समझ में, नहीं,
तो आप या तो जनरेटर लगा के रखेंगे, वो बंद हो गया तो वो ऑन करो और फिर ठीक है, तो आपके जो फ्लो रहेगा उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी इस तरीके से। तो बैकअप इमरजेंसी प्रोवाइड करता है किसके अंदर, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेस में। अभी मान लो गांव देहात में कोई एक हॉस्पिटल है, अब वहां पर चल रहा है एक मेजर ऑपरेशन, लाइट वगैरह सब लगी है और चली गई लाइट, हाँ, तो इंतजार करेंगे लाइट आएगी तो सब लोग बैठ जाएंगे ऐसे, चलो चाय मंगा रहे, नाश्ता मंगा, ऐसा? सीधा बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ। तो वहां पर इमरजेंसी बैकअप के तौर पर जनरेटर को यूज किया जाएगा, समझ रहे हैं? सुनो, दे आर यूज टू सप्लाई पावर फॉर कंस्ट्रक्शन साइट। अब हम लोग कोई दूर दराज में कहीं पर कुछ काम चल रहा है, वहां पर आप घर से थोड़ी, आप किसी, अभी हमसे थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी मांगते मांगते बैठेगा, तो वहां पर वो लगाएंगे उन लोग अपना जनरेटर, बराबर है, और जनरेटर से अपना कंस्ट्रक्शन में जो भी उसका काम चलता रहेगा। जैसे आप लोग देखो रोड की खुदाई वगैरह में, नहीं, क्या आप लोग के घर से अगर साइड से अगर खुदाई हो रही है तो आपसे इलेक्ट्रिसिटी मांगते हैं उन लोग? नहीं ना, तो उन लोग जनरेटर लेके आते हैं अपना बड़ा सा। देखो आप लोगों ने देखा होगा 2 टायर लगा होता है, एक मशीन है ना, हाँ, उसमें जो है ना डीजल डालते हैं उन लोग और उसको क्या नाम है चलाते हैं, और उस हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी, कोई हाथ से घुमाता नहीं है उसको, हाँ, स्टार्टिंग में घुमाते। गांव देहात में भी आप लोगों ने देखा होगा किसी के पास ट्यूबवेल वगैरह होगा तो, ट्यूबवेल मालूम है, ट्यूबवेल, उसमें पानी निकालने के लिए आपके पास जनरेटर ही होता है, उसमें आप डीजल डालते हो, एक बार उसको ऐसे घुमाते हो, उस बार एक बार ऑन हो जाता है, डक 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 डक, और पानी निकलने लगता है, मालूम है? ये आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन पढ़ा है आपने? ये पैराग्राफ वाला है, अब पैराग्राफ नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, हाँ। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन पढ़ा है? ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, द नेम द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन अपना मीथेन है। सबसे छोटकू कौन है? मीथेन, फॉर्मूला है CH4। अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन है भाई? डबल और ट्रिपल वाले। सैचुरेटेड कौन होता है? सिंगल बॉन्ड वाला। ओके, क्या अल्कलाइन कहां से आ रहे पागल? कंपाउंड हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, बोलो। कंपाउंड हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। हो गया ना? अल्कीन और अल्काइन के बीच में डिस्टिंग्विश लिखने का है, फॉर्मूला बताओ। लास्ट लेक्चर में बताया, क्या फॉर्मूला है बच्चों? CnH2n, उसमें से 2 और कम कर दो, CnH2n-2। अल्कीन का है, हो गया डिस्टिंग्विश। और क्या पॉइंट बोल सकते हैं? अल्कीन के पास डबल बॉन्ड होता है, मिनिमम एक जो है ना डबल बॉन्ड रहेगा। अल्काइन के पास कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो होगा। क्या क्या बोल रहे हैं? खत्म खत्म खत्म, हो गया।